किसी कवि के लिए कोई उनका श्रोता सामने से इतनी पॉजिटिव टिप्पणी करे तो उसको लगता है कि पद्मश्री मिल गया। आप मेरे समय तक भी रहना आप। नीर गोरखपुरी ये दिल्ली का बुलडोजर बाबा है। नेताजी लपेटे में इसके बुलडोजर के जो प्रहार है वो आप लोगों ने देखे होंगे। कितने लोगों ने देखा नीर गोरखपुरी को नेताजी लपेटे में? काफी लोगों ने देखा। अच्छा, आप लोग टीवी के अलावा कुछ करते नहीं हो? कल टीवी देखते रहते हो सारा, इतना काम टाइम आपका? तुरंत हाथ किया, बोला हाँ हमने देखा है। नीर गोरखपुरी एक युवा हस्ताक्षर है, व्यंग्यकार है, मूलतः आधुनिक युग का व्यंग्यकार है। आपने उसकी क्षमताएं देख ली होंगी, क्योंकि नेताजी लपेटे में हर दिन नया लिखना पड़ता है। तो एक बार तालियों से दोबारा से नीर गोरखपुरी का मंच पर सुषमा जी विराजमान हैं, दीपक सैनी हैं, सुरेश सायल जी मेरे गांव के हैं, सुरेश सायल जी, सुरेश मित्तल जी, सामने तरुण जी बैठे हैं, बिंदल साहब बैठे हैं, नितिन गर्ग साहब बैठे हैं। मैं विलंब से आया हूं, मुझे क्षमा करना, मैं वैसे इससे स्वभाव का हूं नहीं। मेरे बारे में कहा जाता है राजेश चेतन या कुछ समय पर रहेंगे, या सूचना रहे कि राजेश चेतन नहीं रहे, इतनी मेरी एक्यूरेसी है। मैं टीचर रहा हूं तो एक दिन क्लास में बरसात चल रही थी, एक भी स्टूडेंट नहीं आया, तो हम समय से पहुंचे, दीप जलाया हमने और दीवारों को पढ़ाना शुरू किया। तो मैं उतना एक्यूरेट चलता हूँ। संघ की शाखा में कोई नहीं आया तो झंडा लगा के खुद ही घूमने लग गए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे जब आना होगा। आज भिवानी परिवार का कार्यक्रम था, आज भी वही हुआ। 3 अतिथि थे, एक भी समय पर नहीं था। हमने ठीक 9:59 60 पे दीप जला दिया, आ जाना आप लोग। तो समय का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज गड़बड़ हो गई, क्योंकि 3:30 बजे तक कार्यक्रम चला भिवानी परिवार का। मैं वहां से भागते भागते आ रहा हूं। मुझे तो आना नहीं था, मैं तो आपातकालिक कवि हूं आज, मैं तो इंडिगो कवि हूं आज। और इंडिगो की जो हालत है वैसी हालत मेरी भी है, और वैसी हालत संतोषानंद जी की भी है, जिनको आज आना था यहां पे, पर मैं संतोषानंद नहीं हूं। मैं तो उनकी छाया भी नहीं हो सकता हूं, वो इतने बड़े बड़े महान। हमको कहा गया कि इमरजेंसी में थोड़ा सा काम निकालो राजेश चेतन, तो हम तो स्टेपनी है। स्टेपनी समझते हैं? गाड़ी जब पंचर हो जाए तो स्टेपनी काम आती है। तो आज हमको कवि मत मानिए, आपको हमको स्टेपनी मानिए आज आप। अब हम जिनको बुला सुनेंगे वो अति महत्वपूर्ण कवि हैं। पिछली बार वो आए थे, कितने लोगों ने पिछली बार सुना उनको? काफी लोगों ने सुना। और कितने लोग हैं जो दीपक सैनी को पहली बार देख रहे हैं? अच्छा, वो भी उतने ही हैं। दीपक के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई कि कुछ तो नए भी। दीपक सैनी कोई कवि नहीं है, कवि तो है, साथ में भगवान ने उसको एक बड़ा आर्ट दिया है जो भारत में 2 4 5 लोगों के पास है। वो राजनेताओं की मिमिक्री करते हैं और उसके वो बेताज बादशाह है। आपको लगेगा थोड़ी देर में कि ये आईपेक्स भवन का, अग्रसेन भवन का, अग्रसेन हॉल, ये भारत की संसद में बदल गया है। हाँ, बुला सकते हैं। आपका क्या आइडिया दिया? ये संतोष जी की आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर जाती है कई। भगवान संतोष जी को लंबी आयु दे, लेकिन संतोष जी को जिंदा जी इनकी आत्मा प्रवेश करनी हो
तो ये 2-4 मंत्र पढ़ता है और संतोषानंद जी इनके भीतर आ जाते हैं। नहीं, आपके भीतर लाने हैं क्या? अच्छा। तो ये दीपक की खूबी है। दीपक बोलते हरियाणा का है, दिल्ली में रहता है, हैदरपुर में, शालीमार बाग में। 2 मुख्यमंत्री इसके परम मित्र हैं। रेखा गुप्ता जी बहुत प्रिय है, रेखा गुप्ता जी का प्रिय कवि है ये। रेखा गुप्ता जी से सीधी टेलीफोन पे बात करने की ताकत अगर किसी के पास है तो उसका नाम दीपक सैनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके जन्मदिन पर हर बार इनके घर आके इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चीफ मिनिस्टर घर आके बर्थडे सेलिब्रेट करे तो कभी भी तो सेलिब्रिटी होगा ना, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। इस बार नायब सिंह जी आए घर पे तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लाल बत्ती जैसे पहुंची, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी के परम अनुज हैं, ये छोटे भाई हैं। और दूसरी बात ये है कि टीवी की दुनिया पे राज कर रहे हैं। आज तक ने एक बड़ा अलग से कार्यक्रम इनके ऊपर डिजाइन किया, केवल दीपक सैनी के फॉर्मेट में प्रोग्राम था, वो GNT टीवी पर चला। रहने भी दो, कहने भी दो, कहने भी तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। हर दिन मिमिक्री करते थे। और एक बात बता के बस मैं दीपक को बुला लेता हूँ। एक कार्यक्रम था इंडिया टीवी पर, रजत शर्मा उसको एंकर कर रहे थे और पता नहीं रजत जी को क्या लगा, उन्होंने बीच में ही शो छोड़ा और कहा अब आगे का संचालन इस कार्यक्रम का दीपक सैनी करेंगे। उस बड़े कवि को बुलाना मैं अकेले बुलाऊं कि आप सब बुला लोगे? आप सब बुला लेंगे। तो आइए दीपक सैनी को सुनते हैं। हेलो, इसकी आवाज़ ठीक है या उसकी ठीक? ये वाली ठीक है ना? एक तो भाई इसको सेट करके ना हाथ हटा लेना बिल्कुल, ये बीच बीच में छेड़ते रहते हैं इसको। आपने इधर स्पीकर क्यों नहीं लगाया? पीछे से सुनवा रहे हो यार, दुनिया के स्पीकर सामने से लगे होते, आपने पीछे से लगा रखे। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, अब छोड़ दो आवाज़, बिल्कुल हाथ हटा लो इससे। आवाज़ ठीक आ रही है बाबूजी पीछे? पक्का? राजेश चेतन जी देरी से आए हैं, मुझे लगा मैं ही देरी से हूँ, लेकिन हमारा बॉस हमसे भी देरी से आया है, तो ये हमारे बॉस होने के पक्के अधिकारी हैं। बहुत अद्भुत काव्य गोष्ठी चल रही है, आधे घंटे में 3 संचालक बदल गए। वो संचालक भी इंडिगो हो रखे हैं। इंडिगो। संतोष आनंद जी आज नहीं आ पाए, और संतोष आनंद जी को बुलाना सर वैसे ही एक बार में तो आना बनता भी नहीं है उनका। उनको बुलाने का मतलब ये है कि 2 पायलटों से इंडिगो के 4 विमान चलवाने, और ये राजेश जी को बात पता थी, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी मुझ पे लगाई। हालांकि मेरे तो खैर कंट्रोल में रहते हैं वो, क्योंकि मेरे पास दादी का डायरेक्ट एक्सेस है, इसलिए मेरे बिल्कुल उसमें रहते हैं। मिमिक्री की बात की, आज मिमिक्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार मैं आया था आपने मिमिक्री किंग लिखवाया था और मैंने खूब मिमिक्री की थी आधे घंटे जम के, और कविताएं रह गई थी। तो फिर कुछ लोगों को लगा हुआ यार ये तो पता नहीं कैसा कवि है, मिमिक्री कर रहा है। तो आज मैं सिर्फ कविताएं सुनाऊंगा। कविताएं सुनेंगे ना पक्का? नहीं, एक काम करो दीपक, कविताएं सुनाने से पहले जो पाठ संतोषानंद जी के है पहले उसको पूरा कर दो। अरे भाई देखो मैं प्रोफेशनल आदमी हूं भाई, संतोष आनंद जी की मिमिक्री करूंगा तो फिर उनका चेक जो बना पड़ा है अरे भैया उनका नाम नितिन गर्ग है। तो वो देख लो, संतोष आनंद जी का चेक तो बना भी नहीं होगा, वो चेक तो लेते भी नहीं है, कैश ही लेते हैं। संजय भाई कहाँ बैठे हैं? संजय टेटरी दिखाई नहीं। संतोष आनंद जी बिंदल साहब, क्योंकि मैं उनके बहुत पारिवारिक रूप से बहुत करीबी हूँ। संतोष आनंद जी के अंदर एक अजीब किस्म का शरारती बच्चा छिपा हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने उनको हरियाणा में बुलाया गीता जयंती महोत्सव में, उनकी नाइट कराई बहुत बड़ी, नायब जी को बोल के उनकी नाइट हो गई इतनी बढ़िया। और उस टाइप के संतोष आनंद जी मस्त आदमी है। सुनाऊंगा संतोष आनंद जी की मिमिक्री? हाँ पक्का? पहले सुनाऊंगे बाद में? पहले ही। संतोष आनंद जी की मिमिक्री हमने बहुत की है, जब भी उनके घर जाते हैं तो खुद ही बोलते हैं कर दो। तो आज तो हम संतोष आनंद जी के लिए ही पूरा प्रोग्राम है। मैं भी स्टेपनी के तौर पे आया हूँ आज, राजेश जी, नीर, हम सब स्टेपनी है, दादा का ही प्रोग्राम था आज। तो कोशिश कर रहा हूँ संतोष आनंद जी कैसे गाते हैं सर, आपने तो सुना है, उनको बुलाया भी है इतने सालों।
चुपचाप सुनो, हंसना नहीं। नजारे नजर से, आवाज बढ़ावे, आवाज बढ़ा। नजारे नजर से ये कहने लगे, नजारे नजर से ये कहने लगे, नैन से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं। भाई कैसा लगा आप लोगों को? धन्यवाद। कंटिन्यू करें या रोक दें? नहीं हो गया, मैं फिर अपनी आवाज भूल जाऊंगा ऐसे तो। ज्यादा देर संतोष आनंद जी की आत्मा मुझ में आ गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तो मैं डांट भी सकता हूँ माइक वाले को, पता नहीं फिर किस किस को डांट दूंगा मैं। तो हो गया, बहुत हमने उनकी हाजिरी लगा दी है। और मैं आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, 5-6। जी जी प्लीज, दादा की आवाज में। अरे गा दो। तो पहले क्यों नहीं डिमांड की तुमने? सुनो, लेकिन मेरे साथ गाएंगे सब लोग। हाँ ऐसे, एक प्यार का नगमा है, मोरों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानियां। तालियां बजाओ जाओगे। 90% एक्यूरेट चल रहा है, 90% एक्यूरेट। हो गया जी, आपने बोला तो हो गया, बस इतना। इससे ज्यादा मेरे को गाना नहीं आता, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। लेकिन दादा की मिमिक्री में थोड़ा बहुत जैसे वो गाते हैं मैंने निभा दिया उनके पीछे से। आज वो फंस गए बेचारे, उनको 4 बजे दिल्ली की फ्लाइट थी, पर इंडिगो के इस चक्करवात में फंस गए वो। अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो क्या करते। अब मैं आपको 1-2 अच्छी सर कविताएं सुनाऊंगा। 2-3 बार में आया, लगातार 150वीं गोष्ठी में भी आया, 151वीं में भी आया। मेरे भाग्य में सर लिखा हुआ था, क्योंकि ऐतिहासिक काम परंपरा कर रहा है, तो जब कभी इसकी गणना होगी, कोई करेगा 10-20 साल बाद, तो दोनों गोष्ठी में मेरा नाम मिलेगा। ये मुझे अच्छा लगा, किसी भी भगवान ने किसी तरह फंसाया तो सही। तो अच्छा, पिछली बार कविताएं सुनाने की रह गई थी, मैंने कहा भी था मैंने कविताएं सुनाऊंगा, तो राजेश जी ने कहा नहीं, इस पे हमने मिमिक्री किंग लिखवाया, तो मिमिक्री ही करनी है। तो आज मैं आपको कविताएं सुनाऊंगा हास्य की, जो 3-4 कविताएं जो मुझे बहुत प्रिय हैं वो मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आज रविवार है, कल शनिवार था, तो शनिवार के दिन से शुरू करता हूँ। कविता ऐसे जाएगी, आपको लगेगा वो किसी और विषय पर वो है अपने ऊपर, बहुत आनंद आएगा सुनना सर। है सर? अरे बाप रे, चलो पहले कविताएं सुनो, कविताओं का आनंद है सर। कविता मेरे पिछली बार बहुत, हाँ मैं कविताएं सुनाऊंगा बाबूजी। मिमिक्री मैं सुना चुका, कई बार सुना चुका मिमिक्री। अब अरे भाई साहब, बिंदल साहब, मैं इसका आनंद लेता हूँ, मैं करूंगा नहीं मिमिक्री, पर मुझे अच्छा लगता है। हम जहां भी जाते हैं मैं बोलता हूँ मैं कविताएं सुनाऊंगा, लोग बोलते राजनाथ सिंह की करो, कोई बोलते अमित शाह की करो, तो मुझे अच्छा लगता है। माँ सरस्वती ने कुछ तो ऐसा दिया कि लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कविता सुनाता हूँ। सुनना मैडम, कितनी डिमांड है वो तो बिहार में पता चल गया। बिहार में डिमांड थी, जनता ने रिमांड कर दिया वहां पे। तो सुनिए, खैर सुनिए। मैं अपने दफ्तर पर खुशहाल बैठा था, मैं अपने दफ्तर पर खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया, उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति, वह मूर्ति मुझे एक तक घूरती। तभी वो आदमी बोला, जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो? बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर पे पंखे के नीचे आराम से हूं, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है,
बता शनि किस पर चढ़ा है। वाह 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 वाह। बता शनि किस पर चढ़ा है। वो मुझे घूरते हुए बोला, भाई मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझकर आ गया था। तो ये कविता थी। कविता को भी आपने उसी तरीके से सुना, क्योंकि कविता के ही तो श्रोता हैं आप। धन्यवाद। एक कविता और सुनाता हूं, क्योंकि ये जो आपकी परंपरा गोष्ठी है, ये लॉन्चिंग पैड है नए कवियों के लिए। अगर आपके पास विमान हो, आपके पास ईंधन भी हो, इंजन भी हो, लेकिन जब तक लॉन्चिंग पैड नहीं होगा तो कोई भी टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। तो ये टेक ऑफ का मंच है आपका। ऐसे में कवियों पर एक कविता सुनाता हूं। सर, कवियों की क्या हालत हो सकती है आज के सोशल मीडिया के इस दौर में। चिंता व्यक्त करती हुई हास्य व्यंग की कविता से बहुत आनंद आएगा आपको, क्योंकि आप सब कविता सुनने वाले हैं। कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा, दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा, कौन? बोली, फौरन लीजिए लोन। बोली, फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली, बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा, यह सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली, सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आता हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा, जी मैं टीवी पर आता हूं, अनेक कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली, गारंटी किसकी? मैंने कहा, नीर गोरखपुरी की। बोली, सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी है। मैंने पूछा, राजेश जी की चलेगी? बोली, सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, राजेश जी ने नीर की दी हुई है, एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा, लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली, सारे कभी डिफॉल्टर हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। मैं नींद से जागा, सपना टूट गया। बिस्तर पर आंखें मलता हुआ सोचने लगा, लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व गंदे कार्यक्रमों पर ज्यादा डटने लगी है। तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये बेहुदे कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। बहुत मन से आपने सुना। अभी शादीशुदा की बात की नीर ने, मेरी तो सर हुई नहीं, अभी हुई क्या, हो ही नहीं रही। हाँ, लड़के वाले आते हैं, मेरे पिताजी बात ही ऐसी कर देते हैं। अभी पिछले दिनों आए थे सर एक हरियाणा से लड़की वाले, मेरे पिताजी, कवित्री तो मती ढूंढो जी। हाँ कलेश तो वैसे ही हो रखा है। चलो, पिताजी अभी आए थे लड़की वाले मैडम, पिछले दिनों आए थे, मेरे घर पे आ गए, पिताजी के साथ बैठ के सारी बात पक्की हो गई। अंत में उन्होंने पूछा, पिताजी ने भी लड़की के पिताजी से, आप क्या करते हो? बस वहीं बात बिगड़ गई। पिताजी ने पूछा, चौधरी साहब आप क्या करते हो? बोला, जी नीले ड्रम बनाता हूँ प्लास्टिक के। बस बात वहीं खत्म हो गई। फिर दूसरी बात, पिताजी को ये नहीं बताना है कि लड़का करता क्या है। हरियाणा से है मेरे पिताजी, पूरे प्योर देसी एकदम। कोई आता तो बोलते हैं भाई कॉमेडी करता है, मिमिक्री करता है, कवि सम्मेलन करता है। उनको क्या पता गांव वालों को क्या करता है, उनको पता ही नहीं कुछ। अब सर मेरे पिताजी ने तरीका ढूंढा उसका, बहुत समझाया उनको, लाफ्टर चैलेंज में गया था, टीवी पे आता है, सोशल मीडिया, ये कुछ नहीं समझ में आता किसी को। अब मेरे पिताजी आराम से बैठे रहते हैं। कोई गाँव से आते हैं, ताऊ जी वाऊ जी पूछते, भाई छोरा क्या करे? बोले, कुछ नहीं करता, माइक में फूक मारे, पैसे ले आवे। अब क्या करें, उन्होंने तरीका निकाला। तो एक कविता, अब क्योंकि इन्हें शादीशुदा की बात की, एक कविता मैं सुनाता हूँ कुंवारेपन के फेवर में। मतलब अगर कोई कुंवारा हो और कवि हो, सर कुंवारेपन के तो फिर जो आनंद है वो तो है ही नहीं ना, शादीशुदा आदमी तो बेचारा देखो, है ना, ये देखो। लेकिन अगर कुंवारा और ऊपर से कवि हो तो वो क्या क्या भोग सकता है जो ये शादीशुदा कवि नहीं भोग सकते। देखना बिंदल साहब, बहुत आनंद आएगा आपको। वाह वाह में कुंवारा स्पेशल में सुनाई थी मैंने। मैं जीता हूं मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1-2 का 4, सारा ही दिन करता रहता मैं 1-2 का 4। अब मैं क्या कर सकता हूं जो ये नहीं कर सकते?
जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लात चलाऊं, कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर, मैं जीता हूं मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब एक पंक्ति पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं भोग सकता हूं, ये भोग ही नहीं सकते। देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं, कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। लेकिन कहते हैं कविता में मॉरल ऑफ द स्टोरी होना बहुत जरूरी है। इस कविता में, हर कविता में दर्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसमें दर्शन क्या है? पूरे जीवन का दर्शन अंतिम एक पंक्ति में सुनना। लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन, अपनी तो ये सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन, बिन बारिश में नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। जी बिल्कुल आएंगे, पक्का। धन्यवाद। मैडम लालू जी की फैन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और कविता सुनाता हूं। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। हमारा तो गांव निकला ही नहीं अभी तक। सर हमारा गांव निकलता नहीं, हरियाणा वाला को तो गांव निकलता नहीं मरते दम तक भी। एक है ना, मेरे पिताजी 70, चलो कर लो। नहीं बिंदल साहब, मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे। मैडम ने कहा कि गांव की बात की, तो मेरे पिताजी का गांव आज तक निकला नहीं है। रात को 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, कितने बजे भी उठा लो, वो रात को कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे, भाई साहब उठते बड़े से बड़ा कलाकार, बड़े से बड़ा हादसे कभी नहीं कर सकता। अभी रात को भूकंप आया था दिल्ली में, 2-2:30 कई साल पहले, 2-2:30 बजे रात को हमने उठाया पिताजी को, उठो पापा जी भूकंप आ गया। अब वो उठ के आंख वाँख मसलने लगे। उसमें हमने न्यूज़ चलाई, समाचार देखते ना भी कितना नुकसान हुआ, उसमें समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में ही बोले, सुनीता ईब तक जाग रही है। तो हमारा तो उस गांव निकलता ही नहीं कभी। अब क्योंकि मीडिया की बात आ गई, समाचार देखा, तो एक कविता अंतिम में सुनाता हूं मीडिया के ऊपर। और मीडिया पे आपने बहुत कम कविताएं सुनी होंगी, हो सकता है सुनी ना हो कोई कविता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर एक ऐसा विषय है जिस पर बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा अभिनेता कोई बोलना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना होता तो हमें बहुत सी जानकारी ना मिल पाती, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी दिखाते हैं जिसकी देश को जरूरत ही नहीं है, पूरे दिन दिखाते रहते हैं। तो मैंने वहां से हास्य कविता सुनाने की कोशिश की है। मीडिया चैनल्स पर मैं भी लगातार जाता हूं, मेरे कई प्रोग्राम भी आते हैं, उसके बावजूद मैंने मीडिया पर व्यंग्य करने की हिम्मत की। तो आप आनंद लेना, बस आपको लगे कि मीडिया वाले ऐसा भी करते हैं तो अंतिम बहुत अच्छी कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब यह घटना कहीं भी हो सकती है, पर अलग अलग चैनल्स अपने अपने तरीके से उसको बेचते हैं। देखना, रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का, एक पंक्ति की कविता है, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, यह कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है।
500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी। नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम, या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और कविता का सबसे बारीक व्यंग आप सबके चरणों में रखता हूं। चौथे चैनल पर खबर थी। नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए, ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ज्यादातर तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये उधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो यह है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य, सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे, शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से आपने कविताओं को सुना। अगली बार कभी फिर आऊंगा तो फिर और कुछ सुनाऊंगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसा कर 5-7 मिनट में 1-2 टुकड़े मिमिक्री के कर दो। कुछ लोगों की आत्मा, हाँ नहीं नहीं, कुछ लोगों की आत्मा जो है ना वो तृप्त हो जाए, भटक रही है आत्मा, उनको ठीक शांत कर दो। पिंडदान तो मेरा भी नहीं होगा, नहीं करूंगा तो। खाना तो मुझे भी नहीं बचेगा। चलो 1-2 छोटी छोटी कर देता हूँ। 2 मिमिक्री कौन सी करूं? है सर, बिहार वाले तो भाई साहब किरकिरी हो गई, उनकी तो मिमिक्री की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह जी कोशिश करता हूँ, आवाज थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो इसकी और छेड़ना मत इसको। राजनाथ सिंह जी आते हैं यहाँ पर, तो पहले भी किए आपके बीच में, लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा। राजनाथ जी आते थे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो POK पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। अमित शाह जी मेरी बहुत फेवरेट मिमिक्री है। अमित शाह जी। अरे केजरीवाल भाई साहब, ये सर मैं जब कोई मिमिक्री करता हूँ ना, शुरू करता हूँ जब जाते ही, तो मुझे पहले 2 लाइन में समझ में आया था भाजपा वाला कहाँ बैठा है, झाड़ू वाला कहाँ बैठा है, कांग्रेस वाला होता है तो पता बताता नहीं मैं यहां बैठा हूं। अमित शाह जी अंतिम। देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, ये बीच में नहीं, 1 मिनट रुको। माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, परंपरा की 151वीं गोष्ठी है, ऐसे ही परंपरा को आगे बढ़ाते चलिए, राष्ट्रवाद की धारा को आगे बढ़ाते चलिए, कवियों को बुलाते रहिए, लगातार तालियां बजाते रहिए। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। मुझे बोला। धन्यवाद। आज तो मेरा मन करा राजेश जी की भी कर दूं। कर दूं भाई साहब, क्योंकि राजेश जी को इतने सारे जानने वाले एक साथ मिले तभी तो मजा भी आया करने का। पीछे भिवानी गया था तो की थी भाई साहब, मैंने कोशिश कर रहा हूं राजेश जी की। अब जब मस्ती में आनंद ले रहे हैं तो फिर
हेलो, बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया है। इनका नाम होता है दीपक सैनी। कमाल है। भिवानी वालों, हेलो, राम बन गए तो बन गए। यस और नो? हेलो, यस और नो? राम बन गए तो बन गए। ऐसे होते हैं अद्भुत कविता जिन्होंने सुनाई। परंपरा गोष्ठी के बिंदल जी बैठे हैं। हेलो, यस और नो?